माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आयशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो है मैंने पिछली क्लास में जो है आप लोगों को डिस्कस किया था 12th क्लास की हिस्ट्री, और उसमें जो है मैंने चैप्टर 13 लिया था और उसमें चैप्टर का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में हमने डिस्कस किया था और बड़े विस्तार से किया था पिछली 2 वीडियो में, और इस बार जो है हम पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या टॉपिक में क्या लिखा हुआ है हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं जैसे हमने पिछली 2 वीडियो में समझा। देखिए, इसमें जो हम पढ़ेंगे, हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब रॉलेट एक्ट है क्या, उसको हम विस्तार से समझते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि एक्चुअली जो है कंटेंट होता क्या है। समझ रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व युद्ध की। अब पहला विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 18 तक हुआ था, और इसमें 2 राष्ट्र थे, एक थी मित्र राष्ट्र और दूसरी धुरी राष्ट्र। जो बात हम करेंगे, हम वो बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत से देशों को जो है अपना उपनिवेश बना रखा था। अब उपनिवेश शब्द का अर्थ क्या मतलब होता है, अब हम पढ़ेंगे जो उपनिवेश का मतलब होता क्या है। तो उपनिवेश का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत छोटी सी मीनिंग है। मान के चलिए कि मैं ब्रिटेन हूं और आप सब बच्चे जो हैं वो भारत हैं, तो मान के चलिए कि मैंने आप लोगों के ऊपर राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से जो है क्या करके रखा है, दबदबा करके रखा है। अब मान के चलिए कि मैंने आप लोगों को हर तरीके से सता रखा है। आप बोलोगे कि भैया राजनीतिक क्या है, आर्थिक क्या है? आर्थिक का मतलब है कि मान के चलिए कि मैंने आपको पैसों से लेकर, आपको मान के चलिए पॉलिटिशियन के तौर तरीके से, हर तरीके से आपको मैं अपने कब्जे में कर रखा। तो मैं क्या हुआ, आप लोगों का उपनिवेशक हुआ, और आप मेरे क्या हुए, आप मेरे उपनिवेश हुए। समझ रहे? ये है मेन मीनिंग। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपनिवेश का मतलब होता क्या है। अब मेन बात करेंगे, जो ब्रिटेन था उसके साथ में तो और भी देश थे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये लोगों ने सोचा कि यार ब्रिटेन तो बहुत पावरफुल है और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसमें जो क्षति हुई वो उससे हमें पार करा देगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। एक कानून लागू कर दिया, और वो कानून था रॉलेट एक्ट के बारे में जो हमने पढ़ा, और इसी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें यह बोला गया कि अगर कोई, मान के चले कोई भी भारतीय या जनता अगर बिना हमसे पूछे समझे अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें क्षति होगी, तो बिना पूछे समझे हम किस में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ऐसा जो है इनका कहना था, अंग्रेजों का कहना था, जिससे भारतीयों को बहुत बुरा लगा। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने जो है इसके लिए आंदोलन भी चलाए। तो हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें लिखा हुआ है, तो हम आगे नोट्स में पढ़ेंगे। देखिए, यहां पे जो मैंने आपको अभी बताया अपने शब्दों में, उसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है। और लिखा क्या है, देखिए, पढ़िए। रॉलेट एक्ट के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में डालने देने के लिए नियम बना दिए गए थे। जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था उसी तरीके से यहां पे लिखा भी हुआ है कि अगर कोई भी, मान के चलिए कि बिना गतिविधियां, बिना सोचे समझे, बिना पूछे, अगर हमसे बिना पूछे अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे अंग्रेजों को अगर बुरा लगेगा, तो बिना पूछे किस में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमे चलाए जेल में डालने की अनुमति रख दी गई थी। आपको अभी बताया था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, वही बात यहां पे लिखी हुई है कि प्रतिबंध लगा दिया गया था कि बिना जांच और कारावास के अनुमति दे दी गई थी। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में वाली एक समिति की संतुष्टियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके बाद गांधी जी, जो मैंने अभी आप डिस्कस किया था कि मान के चलिए कि इनका एक नाम दिया गया है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये संतुष्टियों को जो है तैयार किया गया था।
उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने इन जो है इन नियमों का जो ये रॉलेट एक्ट बनाया गया था, इनका जो है क्या किया, विरोध किया। देखिए हाल ही में ये बात तो बोली गई थी, एक कानून तय किया गया था अंग्रेजों द्वारा, और हाल ही में एक और घटना हो गई, और वो घटना क्या थी तो हम आगे पढ़ते हैं। जलियनवाला बाग। अब जलियनवाला बाग हत्याकांड जो था, इस यहां पर भी जो है लोग जो है बैसाखी मनाने के लिए जो है इकट्ठे होते हैं, और वहां पे पहले ही बता दिया गया था कि कोई अगर भीड़ जमा होती है या मान के चलिए कि जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा जो है जलियनवाला बाग में भीड़ दिखाई दी, जिसके वजह से जो है जनरल डायर जी जो है गेट बंद करते हैं उस पार्क का, और वहां से जो है क्या करते हैं, गोली चलाने का जो है क्या कर देते हैं, आदेश दे देते हैं, जिसके कारण वहां पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए जो है कुएं में कूद तक जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहां पर समझाया गया है, और देखिए आप पिक्चर्स देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी पीपीटी तैयार किया है जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो समझते रहिए इस वीडियो को, और कैसा लगता है ये भी जरूर कमेंट्स कीजिए, ताकि जो है आप तक जो है मेरा मैसेज अच्छे से पहुंच सके और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। देखिए जलियनवाला बाग के बारे में भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार रीड करके आपको जो है बता दूं। 3 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियनवाला बाग की घटना हुई। उस दिन बहुत सारे गांव वाले बैसाखी मनाने के लिए शामिल होने के लिए जलियनवाला बाग के बंद अहाते में इकट्ठे हुए। मतलब अभी मैंने बताया था पार्क था, और उस पार्क को जो है क्या कहते हैं, बंद कर दिया, जनरल डायर ने आदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद काफी लोग सरकार द्वारा लगाए गए दमनकारा कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो बैसाखी मनाने आए थे, लेकिन कुछ तो अपना विरोध भी प्रकट करने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, और शहर से बाहर के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लागू किया जा चुका है। आपको पता होगा कि मार्शल लागू के तहत ये बताया गया था कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, लेकिन वहां पे बहुत लोग दूर से आए थे, जिसकी वजह से पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये भी चीज लागू है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे, और आते ही उसने मैदान में बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद कुछ उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध क्या चला दी, गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत उत्पन्न करना चाहता था। दहशत का मतलब है कि खौफ पैदा करना चाहते थे। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया, और इस पॉइंट्स के जरिए पढ़ के भी जो है मैंने इनके माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं, तो जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो कि सबसे बड़ी बात है कि 2 चीजें हुई। एक तो हुआ, आप लोगों को पता है, रॉलेट एक्ट हुआ, वो कानून बना, और दूसरा जलियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि यार हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो हम ये सह नहीं सकते। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन 1920 से लेकर 22 ईस्वी तक ये जो है बात की गई है आंदोलन की, और इस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। अब बच्चों आप बोलोगे कि असहयोग का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं असहयोग, अब असहयोग होता क्या है। देखो, कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको बोल दूं तो मैं बोल दूंगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, सहयोग। लेकिन उसमें अगर मैंने आ जोड़ दिया तो कहने का मतलब है कि हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं करना है। ऐसे ही महात्मा गांधी ने आह्वान किया, और उसमें बताया कि आपको किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करना है। तो ऐसे में जनताओं ने, बच्चों ने जैसे कॉलेज जाते थे तो उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, जो वकालत करने जाते थे वो वहां पे कोर्ट नहीं गए, ऐसे ही अपनी दुकानें लोगों ने बंद कर दी। ऐसे ही जनताओं ने असहयोग करना चालू कर दिया।
तो हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और आगे हम चलते हैं कि हमारे नोट्स में लिखा क्या है और उसको पढ़ के हम जो है रीड करेंगे। देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए और इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला दिया। मतलब रॉलेट सत्याग्रह जो था उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी क्या बन गए थे, एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे और उसी को देखते हुए इन्होंने असहयोग आंदोलन को भी जो है चालू किया। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उसने आग्रह किया गया कि वह स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाए तथा कर ना चुकाए। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग ठीक ढंग से पालन किया जाएगा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अभी मैंने इसी चीज को डिस्कस किया आप लोगों को कि कोई भी अपने जो है काम को पूर्ण रूप से ना करे और अगर हमने ऐसा करना 1 साल तक जारी रखा तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। ऐसा महात्मा गांधी ने हमें बताया। पूर्ण स्वराज क्या होता है? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि पूरी आजादी, पूर्ण रूप से आजादी। इस तरीके से जो है महात्मा गांधी ने हमारे तक बात रखी और हम जनता ने भी उनका बहुत जो है सपोर्ट किया और बहुत तादाद में लोगों ने जो है उनका सपोर्ट किया। इस प्रकार गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी और इसके साथ खिलाफत आंदोलन भी शामिल कर लिया गया। अब देखो धीरे धीरे महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे थे तो कुछ मुस्लिम लोग भी जो थे वो परेशान थे और मुस्लिम लोग परेशान थे। जो परेशान थे वो चाहते थे कि जो है हमें भी जो है अपने जो है ऑटोमन साम्राज्य में जो है हमें अपना अधिकार मिले। तो बच्चों इस टॉपिक को जो है हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर हम आगे तक चलते हैं तो ये वीडियो लंबी हो जाती है, जिससे जो है आप लोगों तक जो है मेरा मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए इस पार्ट को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको जो है ये वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर जो है मुझे कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो है अगला पार्ट जो है जल्दी ला सकूं। धन्यवाद। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसा